नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे हम संविधान, विज्ञान और विविध विषयों से संबंधित टॉपिक लेकर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो संसद के प्रस्ताव से संबंधित है, पार्लियामेंट्री मोशन, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे राज्य व्यवस्था में सबसे एक महत्वपूर्ण खंड है संसद, ठीक है, जो संघ के अंतर्गत आता है। भाग 5 में संसद संघ के अंतर्गत आता है। संसद को संचालन के लिए कुछ प्रस्ताव, कुछ क्या बोले उसको, अलग अलग तरह के विधेयक वगैरह पास करते रहते हैं समय के साथ। तो हम उसी को, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, और कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं संसद के प्रस्ताव के बारे में, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रस्ताव, देखो मोशन किसको बोलते हैं? सबसे पहला चीज, मोशन बोलेंगे किसको? तो एक संसद का एक विशिष्ट उद्देश्य से कुछ चीज लाया जाता है, ठीक है। जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, संसद को, सदस्यों को सक्रिय बनाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रस्ताव बोलते हैं, ठीक है। प्रस्ताव कुछ और नहीं, संसद की कार्यवाही को संचालन करने का एक उपकरण है। जैसे संसद प्रस्ताव के माध्यम से जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, सार्वजनिक महत्व के जो मुद्दे होते हैं, उसको उठाती है। संसद के जो सदस्य अपने राय रखते हैं, ठीक है, सरकार का स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो ये सब जो क्रिया होती है, ये प्रस्ताव के माध्यम से होती है। संसद में अगर आपको कुछ चीज़ अपने बात रखना है तो आप प्रस्ताव लेके आइए, उस प्रस्ताव के आधार पर आपको समय दिया जाएगा बोलने का। तो इस तरह से संसद की जो पूरी कार्यवाही है वो चलती है, ठीक है। तो प्रस्ताव कुछ और नहीं, क्या है? संसद के जो कार्यवाही को संचालित करने का एक उपकरण है, ठीक है। प्रस्ताव के बारे में आप इतना ही समझिए। हम इसके जो प्रकार हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो डायरेक्ट आपको प्रश्न मिलते हैं उससे, तो वहां से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, संसद के प्रस्तावों के प्रकार क्या क्या है पार्लियामेंट में। इंडियन पार्लियामेंट में संसद के कितने प्रकार के प्रस्ताव पास किए जाते हैं वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन बोलते हैं, ठीक है। देखो, मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से प्रधानमंत्री और कैबिनेट के खिलाफ लाया जाता है। कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा, ठीक है। विपक्ष लाता है किसके खिलाफ? कैबिनेट या पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ, ठीक है। जब संसद के सदस्यों को ये आह्वान हो जाता है, मतलब उनको ये पता चल जाता है कि अब जो शासन, मतलब इनके पास आवश्यक मत नहीं है शासन चलाने के लिए, किसके पास? सरकार के पास, तो विश्वास खो चुकी है, इस आधार पर लाया जाता है। इसके लिए आधार बताने की जरूरत नहीं होता कि हम इस आधार पर ला रहे हैं। इसको आप कभी भी, किसी भी क्षण अगर लगता है विपक्ष को कि सरकार अभी अपना जो मतदान करने पर वो बहुमत में नहीं रहेगी, तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद के खिलाफ इसको ला सकता है। तो एक याद रखेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन। और नो कॉन्फिडेंस मोशन एक से रिलेटेड एक और चीज याद रखेंगे आप, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा, क्योंकि जो सरकार है, जो मंत्रिपरिषद है, वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। तो आप पहली बात इसको लोकसभा में ही ला सकते हैं। दूसरी बात, इसको लाने के लिए आपको 50 सदस्यों की लिखित सहमति चाहिए होती है, ठीक है। और इसके पास होने पर, और जैसे ही ये पास होगा, सरकार गिर जाएगी, ठीक है, मतलब मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव का ये महत्व है, ठीक, कि सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, सबसे पहले नहीं, मतलब केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा और मतदान होगा। इसमें 50 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए इस प्रस्ताव को लाने के लिए, और अगर ये प्रस्ताव लोकसभा में पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, उसके पास विश्वास मत नहीं है, तो वो तुरंत अपने पद को खाली करे, ठीक है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव। देखिए, दूसरा है धन्यवाद प्रस्ताव, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है कि किसी भी बजट सत्र के शुरुआत में संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति संबोधित करता है, ठीक है। इसके अलावा जब नई सरकार चुन के आती है ना, तो उसका पहला सेशन होता है, पहला जो उसका क्या बोले सदन जब लगता है, तब भी राष्ट्रपति संबोधन करता है संसद को, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है? संबोधन करता है। और जो सरकार है, इसके बारे में इनकी जो आगामी रणनीतियां हैं, उनके मनो इच्छाएं जो है, उसके बारे में बताता है। तो ये कहने का मतलब, राष्ट्रपति का ये संबोधन नहीं होता, ये एक तरह से मंत्रिपरिषद के द्वारा जो लिखित दिया जाता है कि उनकी क्या आगामी रणनीति होगी, उससे संबंधित ये प्रस्ताव होता है, ठीक है। तो इसको राष्ट्रपति अपने तरीके से भले ही प्रकट करता है, और इसके बाद एक मतदान होता है, और अगर यहाँ मत नहीं प्राप्त होता जितना चाहिए है, तो इसमें भी सरकार अपना
आश्वासन खोज सकती है। ठीक है, तो इसके बाद फिर विपक्ष क्या करेगा, फिर अविश्वास प्रस्ताव ले आएगा और पास करने का प्रयास करेगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना संसद में बहुत जरूरी होता है। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव संसद के सदस्यों के राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रति आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। ठीक है, तो अगर सदस्यों ने आभार व्यक्त नहीं किया, मतलब इसका मतलब है कि जो सरकार की जो रणनीतियां हैं, उनकी जो दिशा निर्देश है, उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये एक आधार बन सकता है सरकार को गिराने का। तो इसीलिए धन्यवाद प्रस्ताव का पास होना भी जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा, स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, किसी विशेष जब सार्वजनिक महत्व की कुछ चीज आती है ना, ठीक है, तो संसद की जो कार्यवाहियां अभी तत्काल में चल रही है, संसद की जो समस्त कार्यवाहियां चल रही है, उसको स्थगित करने के लिए लगाया जाता है। मतलब इसको कुछ समय के लिए आप टाल दीजिए, अभी ये मुद्दा ज्यादा ज्वलंत है, ऐसे करके इस प्रस्ताव को लाया जाता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव को, तो इसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो सदन की जो कार्यवाहियां दिन भर की वो पूरी स्थगित हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कोई भी ला सकता है, जरूरी नहीं कि कोई बाहर का मेंबर ही हो या सरकार का ही मेंबर हो, कोई भी मेंबर, मतलब जो संसद का सदस्य है, चाहे वो निजी मेंबर हो चाहे वो सरकारी मेंबर हो। निजी और सरकारी आपको पता होगा, निजी मतलब जो सरकार का अंग नहीं है वो निजी मेंबर है, और जो सरकार के मतलब मंत्रिपरिषद का हिस्सा है वो सरकारी मेंबर है। तो कोई भी इस प्रस्ताव को ला सकता है। ठीक है, इसके बाद है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जिसे कॉल अटेंशन मोशन कहते हैं। इसमें और इससे पहले जो हमने देखा स्थगन प्रस्ताव, इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसमें हमने संसद का पूरा जो कार्यशैली उसको भंग कर दिया, मतलब जो चल रहा था उसको हटाकर एक विशेष महत्व, जो सार्वजनिक महत्व की चीज थी, उसको हमने सामने रख दिया। ध्यानाकर्षण में पूरे संसद का ध्यान नहीं भंग करेंगे, इसमें जो संबंधित मुद्दे पर मंत्री है उसका ध्यान आकर्षित करेंगे इस मुद्दे पर। जैसे अगर वित्त से विषय से संबंधित कुछ चर्चाएं चल रही है तो वित्त मंत्री का ध्यान इस पर आकर्षित कर देंगे। ठीक है, कि आपके जो रूल्स एंड पॉलिसीज हैं उसमें ये सब गड़बड़ी है। वैसे ही अगर सड़क मुद्दों पर या कुछ और चीजों पर चलो तो सड़क संबंधित जो मंत्री है, जो यातायात मंत्री है, उसका ध्यान आकर्षित करेंगे। तो जिस विशेष मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना है उस मंत्री पर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है, इसीलिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, कॉल अटेंशन देना। ठीक है, जबकि स्थगन प्रस्ताव में बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मान लो मणिपुर जैसा कोई मुद्दा आ गया, कोई राज्य जल रहा है या कहीं इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है, तो ऐसे मुद्दों पर पूरे सदन की जो कार्रवाई उसको भंग करके उस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता होती है, तब स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। और विशेष कुछ मुद्दा है जिस पर मंत्री ध्यान नहीं दे पाए हैं तो उसको आकर्षित करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाते हैं। ठीक है, इसके बाद है विशेषाधिकार मोशन, प्रिविलेज मोशन जिसको बोलते हैं, विशेषाधिकार। देखो, जब कोई भी संसद का सदस्य को लगता है कि मेरा जो है विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तब वो ये प्रस्ताव लेके आता है कि इसका जांच किया जाए। अध्यक्ष, सभापति जो भी है उसको संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव रखता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, और उसे बोलता है कि मेरे विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसकी जांच की जाए। तब इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार प्रस्ताव बोलते हैं। संसद सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, पता है आपको, उनको वाक्य व्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ अच्छे लेवल पे दी जाती है कि वो अपने सब जो तर्क और तथ्य हैं उसको संसद में रख सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उनको छूट मिलती है, विशेषाधिकार मिलती है, तो उसी का अगर उल्लंघन होता है तो वो विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कट मोशन। ये कट मोशन स्पेशली जब बजट आता है उस समय चर्चा में आता है। कट मोशन, जब बजट आता है तो सरकार अपने मांग रखती है कि बजट में हम ये चीज करेंगे, तो विपक्ष उसके विरोध करने के लिए कट मोशन लाती है। ठीक है, अनुदान की मांग का विरोध करने के लिए विपक्ष क्या करती है, कट मोशन लाती है। कोई संसद सदस्य या तो मांग की राशि का विरोध कर सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि मांग की राशि को एक निश्चित राशि तक कम किया जाए। ठीक है, कट मोशन में 3 तरह के चीजों की बात होती है। ठीक है, 3 तरह के कट की बात होती है। पहला सांकेतिक कट, कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए, पहला होता है सांकेतिक कट, दूसरा होता है नीतिगत कट और तीसरा होता है आर्थिक कट। ठीक है, पॉलिसी कट बोलते हैं इसको सिंबॉलिक कट बोलते हैं और इसको इकोनॉमिक कट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सांकेतिक कट मतलब इसमें 100 रुपए टोकन के रूप में कम कर देना। जैसे मान लो अगर 1000 करोड़ का बजट लेकर आए हैं, 1000 करोड़ का अगर बजट लेके आए हैं, तो उसका केवल विरोध दिखाने का तरीका विपक्ष क्या करेगा कि उसमें से 100 रुपए कम कर दो, ये बोलेगा, तो उसको सांकेतिक कट बोलेंगे। ठीक है, नीतिगत कट में पूरा इनका जो है, इसको पूरा तरीके से, इसका नीति हमको समझ नहीं आ रहा है, इनका नीति हमको पसंद नहीं आ रहा है, ये बोल के इसके पूरे अमाउंट को 0 कर देगा और 1 रुपए कर देगा। 0 नहीं, 1 रुपए कर देगा। ठीक है, मतलब हम आपके लिए 1000 करोड़ नहीं 1 रुपए देंगे, ऐसा बोल देगा, तो इसको नीति कट बोलते हैं, मतलब पॉलिसी कट मतलब आपका पॉलिसी हमको पसंद नहीं आया। ठीक है, इसके बाद आर्थिक
आर्थिक कट एक मतलब युक्ति युक्त तरीके से होता है, जैसे 1000 करोड़। फिर विपक्ष ने देखा कि 1000 करोड़ के लायक प्रोजेक्ट नहीं है ये, तो इसमें आप 800 करोड़ ही देंगे हम आपको। तो एक हिस्से तक, एक सीमा तक अगर कटौती की जाए तो उसको बोलेंगे आर्थिक कट। एक सीमा तक अगर कट किया जाए तो उसको बोलेंगे आर्थिक कट। ठीक है, तीनों क्लियर हुआ। सांकेतिक कट मतलब 100 रुपए, टोकन टाइप काट देना, 100 रुपए बस रखो, 100 रुपए कम कर देंगे। नीतिगत कट में बोलेंगे कि हम आपको ये पैसा देंगे नहीं, आप 1 रुपया लो इससे। ठीक है, और उसके बाद आर्थिक कटौती में एक सीमा तक उसको कम कर देंगे। तो ये तीनों बजट से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद एक होता है धारा 377। धारा 377 एक विशेष पावर देता है किसी भी मेंबर को कि अगर बहुत महत्वपूर्ण पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मुद्दा उठ गया तो दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, धारा 377 का आह्वान करते हुए एक विशेष चर्चा इस पर रखा जाता है। ठीक है, तो धारा 377 आप याद रखेंगे, कई बार अगर आपको डायरेक्ट फैक्ट में पूछे धारा 377 क्या है, तो एक तरह का प्रस्ताव है, संसद का एक प्रस्ताव है जिसमें विशेष पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों को उठाया जाता है एक निश्चित समय में। ठीक है, इसके लिए कोई पहले से आपको धारा 377 में एक चीज ये होता है कि पहले से नोटिस नहीं देना पड़ता है। ठीक है, कि हम ये एक चीज पूछना चाह रहे हैं, इसमें आप धारा 377 के साथ डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, एक होता है समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। ठीक है, जैसे कोई विधेयक जब आता है, ठीक है, तो उसमें पूरा जब चर्चा हो जाता है तो उसके बाद मतदान होता है। तो जब चर्चा हो गया और उसके बाद लगे आता है मेंबर्स को कि अब इसमें मतदान किया जाना चाहिए, तो मतदान के बाद उसको क्लोज करने के लिए क्लोजर प्रस्ताव लाया जाता है कि इस पर चर्चा हो गया, मतदान हो गया, अब इस प्रस्ताव को क्लोज कर दें। तो ये सिंपल क्लोजर हो गया, जैसे प्रक्रिया का फॉलो किया तो सिंपल क्लोजर। कंगारू क्लोजर किसको बोलते हैं कि किसी एक हिस्से पर, मतलब जैसे मान लो बहुत बड़ा एक्ट आया 10 पेज का, तो 10 पेज में से 2-3 पेज को ही पसंद आया और उन दिनों को अलग करके, 2-3 पेजों को अलग करके इतनों को ही पास करा दिया गया। तो इसी को बोलते हैं कंगारू मोशन। मतलब पूरा विधेयक पसंद नहीं आया, लेकिन जो हिस्सा जिस पे चर्चा हो गया है, जिस पर वोटिंग हो चुका है, उसको क्लोज कर देना, इसको बोलते हैं कंगारू क्लोजर। ठीक है, गिलोटिन मतलब एक हिस्सा हम पढ़े थे, हमने यहाँ तक पढ़ लिया, लेकिन हमको इसके आधार पर हम देख लेंगे कि ये भी ठीक ही होगा, तो एक ही बार में मतदान करके सबको क्लोज कर देना। जैसे मैंने चर्चा यहाँ तक हुआ संसद में, वोटिंग पूरा हमने सबका एक साथ करा दिया, चर्चा यहीं तक हुआ था, लेकिन इस आधार पर वोटिंग जल्दी जल्दी करने के चक्कर में करा देना, उसको बोलते हैं गिलोटिन। गिलोटिन एक शब्द है जो कि यूरोप से आया हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का जो सर काटने वाला मशीन होता था। ठीक है, इसको 16वीं 17वीं शताब्दी में बहुत यूज होता था। सर काट के इस पर क्या करते थे, सजा देते थे अपराध का। ठीक है, तो गिलोटिन शब्द वहीं से लिया गया है। गिलोटिन का मतलब है कि आपने जहां तक चर्चा कर दिया ठीक है, लेकिन हम इसको पूरा को एक साथ पास कर देते हैं, चलो ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे संसद के। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। बहुत बड़ा नहीं रखेंगे हम इस सेशन को, इसमें हमने केवल प्रस्ताव के बारे में ही चर्चा की है जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक और प्रस्ताव जो छूट रहा है मैं उसको भी यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूं। एक और प्रस्ताव होता है निंदा प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव कब लाया जाता है, किसी सरकारी मेंबर यानी मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री की निंदा, मंत्री या मंत्रिपरिषद की किसी विशेष जो नीति है या जो भी पॉलिसीज हैं उसकी निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव के पास होने के बाद जरूरी नहीं है कि सरकार गिर जाए ना। कई बार फैक्ट में आपको स्टेटमेंट बना के पूछ देता है कि निंदा प्रस्ताव पास होने के बाद मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। नहीं, ऐसा कोई यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव एक तरह से पास होना सरकार के अविश्वास को बताती है, लेकिन सरकार अपना इस्तीफा दे दे जरूरी नहीं है। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव सरकार की नीतियों का निंदा करने के लिए लाया जाता है। निश्चित रूप से कोई अदर मेंबर ही लाएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद की निंदा हो रही है तो मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य नहीं ला सकता। ठीक है, बाहर का कोई मेंबर, बाहर मतलब मंत्रिपरिषद के बाहर का कोई मेंबर ही ला सकता है। ठीक है, तो निंदा प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं ना। मंत्रिपरिषद इस्तीफा के लिए बाध्य नहीं है, याद रखना, बाध्य नहीं है। ठीक है, बाध्य नहीं, चाहे तो दे भी सकता है लेकिन नहीं देते हैं जनरली। ठीक है, तो ये हो गया मेन अविश्वास प्रस्ताव। मैंने बताया था सरकार का विश्वास मत स्थापित करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, और अगर इसको सरकार पास नहीं कर पाती, मतलब इस पर अविश्वास प्रस्ताव जब पास हो जाता है
तो ऐसा माना जाता है कि सरकार ने अपना विश्वास मत खो दिया है। ये लोकसभा में लाया जाएगा, 50 सदस्यों की सहमति से लाया जाएगा, और जैसे ही पास हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव एक तरफ संबोधन होता है, राष्ट्रपति इसको सरकार की जो आगामी नीति है उसको लेकर एक संबोधन देता है। इसका पास होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये पास नहीं हुआ तो ऐसा माना जाता है कि सरकार विश्वास मत में नहीं है और सरकार गिर सकता है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव एडजमेंट मोमेंट, पब्लिक मुद्दे जो भी पब्लिक प्रॉफिट का जो मुद्दा होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का जो मुद्दा होता है, उसको संसद के सामने लाने के लिए स्थगन प्रस्ताव, संसद की सब कार्यवाही को स्थगित करने के लिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी विशेष मंत्री और उससे संबंधित जो चीज है उसको उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, किसी संसद सदस्य का अगर विशेषाधिकार का हनन होता है तो वो जो सभापति या लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है उसको संबोधित करते हुए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाता है कि मेरा विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक है, उसके बाद कटौती प्रस्ताव, जैसे मैंने बताया कि बजट के लिए होता है। 3 तरह की कटौती की बात हुई, सांकेतिक, नीतिगत, आर्थिक। 100 रुपये सांकेतिक, नीतिगत मतलब 1 रुपये कर देना, जो भी बजट की मांग थी उसको 1 रुपये कर देना। आर्थिक कटौती एक सीमा तक कटौती करना। 377 विशेष पब्लिक मुद्दों पर विशेष शक्ति देता है लोकसभा राज्यसभा को कि 377 के तहत डायरेक्ट बिना नोटिस के वो उसको संसद में उठा सकते हैं उस मुद्दे को। ठीक है, समापन प्रस्ताव, 3 तरह के समापन की बात मैंने की, ये आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये आज हमारा पूरा सेशन यहाँ तक रहेगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जो भी करना है कीजिए। ठीक है।